आपको कितना टाइम हो चुका था नशा करते हुए? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल से नशा कर रहे थे। जी। तो 15 साल तक आपने खुद नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका आपको कि आप नशा ना करें? जी नहीं, किसी ने नहीं रोका। तो आप नशे की रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वासिम सादिक और इस वक्त हम लोग रावलाकोट के अंदर मौजूद हैं। और सामीन नाज़रीन किराम, आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए वो प्रोग्राम बहुत ही अहम है। और मैं अगर ये कहूँ कि हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये प्रोग्राम आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है तो गलत नहीं होगा। मैं आज मौजूद हूँ रावलाकोट के अंदर, जहाँ पर हमारे साथ मैडम बुशरा हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है। वेलकम करेंगे मैम आपको प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने अदारे के मुतालिक कि इसमें आप लोग क्या काम कर रहे हैं इस वक्त, और आप लोग जो है ना वो किस तरह से जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो कैसे डील करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा मंसूर है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रावलाकोट में 3 महीने से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। बेसिकली ये इदारा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ज़ेर एहतमाम जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है उसके ज़ेर एहतमाम काम कर रहा है और पिछले 4 साल से ये डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में काम कर रहा है। हमारे 4 जो मॉडल ड्रग सेंटर बनाए गए थे 3 डिवीज़न लेवल पे, जिसमें से मुज़फ़्फ़राबाद का रेगुलाइज है और मीरपुर और रावलाकोट का अभी अंडर स्कीम डेवलपमेंट स्कीम चल रहा है। और हमारी एक्सटेंशन जो है वो अभी ड्यू है, होपफुली हो जाएगी। हमारे पास इन 4 सालों में जो हैं ऑलमोस्ट 300 पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ से रिहेबिलिटेट होके जा चुके हैं। चूँकि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, उन्हें हम लोग ये बता दें कि इस वक्त हमारी सोसाइटी जो है ना वो ख़ास तौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मनशियात की तरफ इस तरह से जा रही है कि पहले कोई सिगरेट का रुझान होता था, फिर जो है ना वो चरस की तरफ चले गए, उसके बाद जो है ना वो हीरोइन की तरफ, अब वो एक आइस जैसा एक नशा जा रहा है कि जहाँ पर वो सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल को एक आग की तरह अपनी लपेट में ले रहा है और वो उनको खाकस्तर कर देगा। तो ऐसे में मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो किस टाइप का नशा कर रहे हैं इस वक्त सोसाइटी के अंदर? ज़्यादा जो नशा है जो यहाँ पे जो हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारे पेशेंट से जो हमें पता चलता है वो चरस और हीरोइन का है। कुछ लोग इंजेक्शंस भी लेते हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि जो नौजवान नस्ल है वो ये नशे का इस्तेमाल इसलिए कर रही है कि इसमें कोई सुकून है, इसमें कोई उनको राहत मिल रही है। तो क्या वजह क्या है? क्या वाकई उनको कोई सुकून मिल रहा है इस नशे से? नशा बेसिकली आपको पता है, जैसे हम कोई पेन किलर लेते हैं या कोई इस तरह का इंजेक्शन लेते हैं, फॉर टाइम बीइंग हमें उसका जो है असर होता है और हमें मतलब वो पेन का रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब वो इन द लॉन्ग टर्म आप लेना शुरू हो जाते हैं, एक तो आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं और दूसरा ये है कि फिर आपके उसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैम मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पहले भी चूँकि एक वो सोसाइटी भी थी हमारी जिसको मैं अगर 80s 90s की मैं सोसाइटी कहूँ, तो तब ये चीज़ें नहीं थी क्या? तब इंसान को इस तरह का सुकून की तलाश नहीं थी? तब जो है ना हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे वालिदैन और वो जो टेन्योर था उसमें लोग क्यों नहीं इस तरह के नशे में मुलव्विस हुए, मुब्तला हुए, जो कि आज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं? पहले ये था कि शायद हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम लोग आपस में प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस करते थे, हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देते थे। जैसा कि डरखाइम की थेरी भी है कि सुसाइड की तरफ वही लोग ज़्यादा जाते हैं कि जहाँ पे वो सोशली अलाइन होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, हम कहते हैं कि लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसमें ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो सोसाइटी जो है ना एक दूसरे का जो दुख और दर्द, जो कि पहले लोग मिल बैठ के बातें करते थे, एक दूसरे के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया जाता था, बचपन की बहुत सी यादें थी, उससे इंसान दूर हो गया उसकी वजह। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल के पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो आप ये कह सकते हैं कि बेरोज़गारी भी उसमें शामिल है, इसके अलावा कोई खेल के शायद उस तरह से मैदान आबाद नहीं। क्या ये फैक्टर्स भी शामिल हैं? ये फैक्टर्स ऑफ कोर्स शामिल हैं, लेकिन देखा जाए तो पुराने दौर में आप मुझसे एग्री करेंगे कि पूरे ख़ानदान में एक कमाता था और 5 भाई होते थे, उनमें से शायद एक बाहर जाता था, सबको सपोर्ट करता था। लोगों का आपस में ताल्लुक बहुत करीबी था, मतलब दिली तौर पे ताल्लुक था। अभी भी ये है कि स्पोर्ट्स का, जहाँ तक है स्पोर्ट्स इसमें काफ़ी ज़ाहिर है आपको सपोर्ट करती है, लेकिन मैदान अभी भी मौजूद हैं, खेल की हर फैसिलिटी अभी भी मौजूद है। लेकिन हमारे अब नौजवानों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सेल फोन छोड़ के उस ग्राउंड तक जा सकें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से कोई फार्मूला मौजूद है कि जिसकी वजह से हम सोसाइटी को इस मंशा से बचा सकें?
हमें ज़ाहिर है हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, हर इंस्टीट्यूशन को अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इजीली अवेलेबल हैं ये चीज़ें। वहाँ पे हम जो पेरेंट्स हैं उनकी, इन इदारों के साथ साथ पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको अपने करीब करें, उनके मसाइल घर में उनकी काउंसलिंग शुरू करें, ना ये कि बाद में वो नशे में मुब्तला होकर किसी इदारे में जाके अपनी काउंसलिंग करवाएं। इसमें मैम आपके पास जो बहुत से मरीज़ आ रहे हैं, आपने कहा कि 300 के लगभग जो मरीज़ हैं वो यहाँ से जो है ना वो ठीक होकर एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें। तो ऐसे में क्या वो जब यहाँ पर इस प्रोसीजर से गुज़र रहे होते हैं, जी। तो उनको भी ये जो मंशियात में वो लोग शामिल हो गए हैं, उनको कोई होता है, कोई दुःख होता है इस चीज़ का कि वो क्यों जो है ना एक नॉर्मल लाइफ़ से वो एक नशे वाली ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो ऑफ गए? कोर्स उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ पेशेंट्स शेयर करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हमसे दूर हो गए, नशे के बाद हमसे बात नहीं की है। कुछ शेयर करते हैं कि हमारी बीवियां छोड़ के चली गई हैं। कुछ करते हैं कि मैंने मतलब बस गलती से ये काम कर ली है। मतलब उनको हर अपनी एक एक गलती का एहसास होता है। में आपके पास कोई फिगर्स मौजूद हैं कि जो 300 लोग यहाँ से इस अदारे से ठीक होकर गए हैं, क्या वो लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं अब सोसाइटी के अंदर? एग्जैक्ट मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, क्योंकि रिलैप्स के चांसेस तो होते ही हैं जब तक आप आफ्टर केयर ना करें। उसमें फैमिली, सोसाइटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन जो हमारा जिससे कांटेक्ट होता है उनमें से आप कहें कि परसेंटेज आप 50-50 तो नहीं कर सकते, कम ही होगी। लेकिन ये है कि जिनसे हमारा राब्ता है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर हमें यहाँ से जाने वाला कोई एक भी ऐसा है कि जो अपनी ज़िंदगी सही करके गुजार रहा है, तो एक ख़ानदान भी अगर रिहेबिलिटेट हुआ हमारे लिए, वो भी कामयाबी है। इसमें मैम आपने ज़िक्र किया काउंसलिंग का। मेरे ख़्याल में काउंसलिंग ये एक शऊर इंसान के ज़िम्मे होना चाहिए, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, नो कहना आना चाहिए। तो इसमें हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर वो इंजीनियरिंग से हों, वो डॉक्टर्स हों, इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी हो, तो ये सारा जो पढ़ा लिखा तबका है, क्या इनको इतना शऊर नहीं होता? ये फिर मंशियात की लत में कैसे मुब्तला होते हैं? सर अब ये है कि बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक साइकोलॉजी कहती है कि बेसिकली जो पर्सनैलिटी होती है उसकी डेवलपमेंट 3 to 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तब अगर आपकी पर्सनैलिटी में नहीं आती हैं तो आप सारी ज़िंदगी वो सीख नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लर्न करते हैं, टाइम टू टाइम लर्न करते हैं। लेकिन अगर आप घर से ही स्नब होंगे, आप हर बात पे आपको यही सिखाया जाएगा कि आपने हर काम में हाँ ही कहनी है, ना आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, तो शायद आज मैंने ये चीज़ ना सीखी हो तो आप मुझे नहीं सिखा सकते कि मैंने ना कैसे कहनी है। शायद कहीं में हमदर्दी में, शायद कहीं पे किसी कोलीग के लिए, शायद कहीं किसी दोस्त के लिए, शायद किसी रिश्ते के लिए मैं वहाँ पे चुप हो जाऊँ। लेकिन ये है कि ये आपको इसमें आना चाहिए। हमें जितने वालिदैन देख रहे हैं उन्हें, चूँकि आपने कहा कि 3 to 5 ईयर के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल। तो कोई एक ऐसी सजेशन तो आप उनको देना चाहें कि जो आप वो अपने बच्चों की उस ग्रोथ के अंदर, उनकी उस पर्सनैलिटी के अंदर वो लाजमी ऐड करें? देखिए, पेरेंटिंग पे भी मैं कहती हूँ कि मैं तो सजेशन दूंगी, लेकिन पेरेंटिंग पे भी मैं कहती हूँ सेमिनार्स हों, पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, पेरेंट्स के लिए कुछ हम इस तरह के कोई प्रोग्राम अरेंज कर सकें कि उनको बताया जाए। आज तो सोशल मीडिया, उस पर बहुत सी चीज़ें जो बताई जाती हैं, अगर हम उन्हीं को सुन के फॉलो करना शुरू कर दें। समटाइम्स ये होता है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि आज आपका मोबाइल का दौर है। आपके शायद जब बच्चे आपको तंग करते हैं या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप कहते हैं कि जाओ बेटा गेम खेल लो, जाओ बेटा ये वीडियोज़ देख लो, कार्टून्स देख लो। तो मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों की बजाय अगर पेरेंट अपने बच्चों के साथ मिल के गेम्स भी करें, उनके साथ मिल के वो जो है बाकी सोशली जो गैदरिंग्स होती हैं उनमें भी शरीक हूँ, उनके साथ मिल के वो घर में भी मतलब हर काम उनको साथ पार्टिसिपेट करवाएं। और इस वक्त हम लोग, चूँकि आपको मालूम ही है कि जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा है हमारा, और इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग इस वक्त जो रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पर मौजूद है रावलाकोट के अंदर, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पेशेंट इस वक्त यहाँ पर, वो लोग, मैं इनको सलाम भी इसलिए पेश करूँगा कि इन लोगों ने इस बुराई को समझा, इसको कबूल किया और उसके बाद जो है ना इसके इलाज के लिए यहाँ पर आएँ। हम तमाम सोसाइटी ने इन लोगों को सपोर्ट करना है। अब ये लोग किस तरह से इस बुराई के अंदर शामिल हुए और आज वो इस अदारे के अंदर आकर क्या फ़ील कर रहे हैं, इस हवाले से इनसे मुख्तसर बात करेंगे। तल्लक है आपका? मैं रावलाकोट से ही तल्लक रखता हूँ। अच्छा, रावलाकोट से आपका तल्लक है। तो कितना टाइम हो गया आपको इस पेशे में? मैं पहले भी मैंने किया था, तो मैं फिर छोड़ दिया था, इनसे इलाज करवाया था शुरू। शायद साहब, मैं आज चूँकि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी और आपको भी ये बताना चाहूँगा कि हमारा चूँकि ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है। हम लोग चाह रहे हैं कि आपकी शायद कोई ऐसी बात सुनकर हमारी वो नस्ल जो कि इसके अंदर शामिल है या शामिल होने वाली है, वो लोग इसे फ़ैशन के तौर पर, वो लोग पता नहीं इसे कोई पर्सनैलिटी जो है ना अपनी ग्रूमिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि आपका शायद पैगाम सुनकर वो लोग पीछे हट जाएँ।
तो मैं हाँ। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके मुझे दाढ़ी के बाल जो है ना वो वाइट हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमारे एक एजेड ग्रुप में से तल्लक रखते बिल्कुल, हैं। तो इसमें शायद साहब ये इस बुराई के अंदर आप शामिल किस तरह हुए हैं रावला कोट में रहते हुए? बस इसमें ये है कि बंदा वैसे कोई नहीं शामिल कर सकता, खुद ही अपना दिल लगा ना हो ना, तो अच्छा। कोई नहीं दूसरा कोई कहे कि मैं इसने मुझे लगा दिया है या ये हुआ है वो हुआ है, ये बात नहीं। खुद से हाँ, खुद से कुछ मसले मसाइल होते हैं, ज़ाहिर है कुछ ऐसे कि आप समझ सकते हैं, या तो बहुत ज़हीन लोग इस तरफ आ जाते हैं, तो या फिर बहुत एहसास तरीन लोग जो होते हैं उनसे कोई हसास ज़्यादती, लोग जो हाँ होते हैं, जो कमज़ोर वो माइंड। बहुत करीबी सतह पे उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है, उस वजह से फिर वो इस तरफ तो निकल अभी पड़ते शायद साहब आप चूँकि खुद भी इस नशे की आदत में रहे, हैं। जी। तो आप बता सकते हैं कि रावला कोट में अभी हमारा ये जो नशा है ये किस बहुत ज़्यादा किया जाता है या अभी कोई मुनासिब हद तक है? नहीं, वैसे रावला कोट में तो मैं इतना नहीं रहा हूँ, मैं ज़्यादातर पिंडी में ही रहता था, तो इलाज के लिए मैं आया था यहाँ पे। तो यहाँ की रेशो वैसे ये है कि सुनने में इसी तरह आता है कि ये बहुत ज़्यादा है अभी। लड़के तो लड़के हैं, लड़कियाँ भी जो है ना इसकी तरफ आना शुरू हो रही हैं। तो आपका किस तरह से इरादा बना? किसी ने भेजा आपको कि इस अदारे के अंदर, या आपने खुद ये मैं में खुद इरादा ही किया कि मैं अब ठीक होना चाह रहा हूँ? ठीक होना चाह रहा हूँ, मैंने खुद ही ये इरादा किया हुआ था। तो तो अभी आप फिर बेहतर फ़ील आप कर रहे हैं? इंशाल्लाह अभी मुझे 3-4 दिन हुए हैं, तो अभी ठीक तो। आगे मूव करेंगे, हम लोग बात करेंगे, कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नसीर अहमद, नसीर साहब कहाँ से हैं? ज़िला पिंबर से। भीमबर, काफ़ी दूर से आप रावला कोट के मेहमान बने हैं। जी। वहाँ पर कोई इदारा नहीं था? मैंने सुना मीरपुर के अंदर भी है। जी है तो सही, लेकिन इधर मेरा मशहर था, उसने बोला था बहुत अच्छा इलाज होता है इधर, अच्छा, इसलिए आए हैं। तो कितने टाइम से इस इदारे में हैं? तकरीबन 1.5 माह हो गए। अच्छा, 1.5 माह हो गए। तो अब आप बेहतर फ़ील कर रहे हैं, मुझे तो आप बेहतर लग रहे हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आप भीमबर के हवाले से हमें बताएँगे कि क्योंकि हम तो चूँकि रावला कोट यहाँ के रहने वाले हैं, कि भीमबर में वहाँ पर क्या मतलब इसी तरह से नौजवान नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं? जी, जी बहुत ज़्यादा। तो आपको कितना टाइम हो चुका था नशा करते हुए? तकरीबन 15 साल हो गए थे। 15 साल से नशा कर रहे थे। जी। तो 15 साल तक आपने खुद नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका आपको कि आप नशा ना करें? जी नहीं, किसी ने नहीं रोका। तो आप नशे के किस लेवल पर थे? जी मैं ड्रग्स लेता था, इंजेक्शन लगाता था। ये जो इंजेक्शन, ये जो हीरोइन वगैरह जिसको बोला जाता है सोसाइटी में, ये वाले जी। या इससे भी ऊपर था कुछ? नहीं, यही हेरोइन वाले। तो आपकी क्या एज है इस वक्त? तकरीबन 32 साल। तो 32 साल में से आपने 15 साल नशे में गुजार दिए। जी। तो इतनी कम एज के अंदर 15 साल पहले अगर देखा जाए तो मतलब एक बच्चा होता है 15 साल का, तो उस एज में आपको किसने नशे में लगाया? किसी ने नहीं लगाया सर, किसने लगाना है, खुद ही लग गए थे बस। अच्छा, तो ये नसीर साहब, ये नशा मिलना सोसाइटी से बड़े आराम से मिल जाता है ये, या कोई मुश्किल पेश आती है इससे? ये बहुत आम मिल जाता है उधर। आराम से मिलता है। जी। तो ये महंगा भी है। जी महंगा तो है सर। फिर ये जो आपके साथ जैसे 15 साल बड़े लोगों ने आपके साथ, आपने उनसे बात भी की होगी, दोस्त भी बने होंगे, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? इतना महंगा नशा हो या सस्ता हो, कैसे लेते हैं वो लोग? बस कई आदमी सर मेहनत कर लेते हैं, कहीं मांग के पी लेते हैं। तो 15 साल बाद नसीर साहब कैसे आपको ये ख्याल आया कि मुझे चेंज होना चाहिए? बस वो घर की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने खुद भी इरादा था छोड़ने का। अच्छा, आप मैरिड हैं? जी। अच्छा, तो आप मतलब चाह रहे हैं कि अब आप लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आप वापस आ सकें। जी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें अब आप क्या फ़ील कर रहे हैं 1.5 माह के बाद कि अब ये ज़िंदगी कैसी है? 15 साल तो आपने नशे में गुजार दिए, तो अब आप 1.5 माह से नहीं कर रहे नशा। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो नसीर साहब, कोई एक पैगाम, कैमरा देख रहा है शायद बहुत से लाखों लोग आपकी इस वीडियो को देखें, तो उनको कोई एक पैगाम जो कि इसमें मुस्तकबिल में वो तैयारी कर रही है हमारी एक नौजवान नस्ल के, हम लोग भी शामिल हों। हम तो यही कहेंगे सर, जो भी माँ बाप लड़कों को बेटों को अपने को ज़्यादा पैसे देते हैं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दें, अच्छा, ताकि वो आगे ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो साफ ज़रा वो किसी आप गलत। समझ रहे हैं कि यही वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो नशे के अंदर जी शामिल हो रहे हैं, कि उनको बिल्कुल। एक्स्ट्रा जो है ना मिल रहा है सारा कुछ घर वालों से। जी जी। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें बता दें कि बार बार जो है ना पॉइंट जो है ना एक वो घर की तरबियत की तरफ, घर वालों की तरफ आ रहा है कि लाजमी तौर पर अगर ये घर से कि जितनी आप उनको छूट दे देंगे अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, तो इतना नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। एक और भाई हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी इमरान। इमरान साहब, कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर आपको? यहाँ पर हो गया 1-1.5 महीना हो गया। कहाँ से हैं आप? हम अली सुजल से। तो आप कौन सा नशा कर रहे थे? हम चरस का।
तो चरस तो मेरे ख्याल में वो नशा है जो कि अब सोसाइटी इसको कबूल ही नहीं कर रही कि ये नशा भी है या नहीं। बस यार हमारा भी छोड़ने का इरादा है कितने टाइम से इस इसमें नशे में थे आप? ये 5-6 साल से। तो आप चूँकि हम लोग अली सोचल हो, रावलाकोट हो, ये एक ही कम्युनिटी है, एक ही इलाका बनता है। तो बिल्कुल। इसमें नौजवान नस्ल कितने हैं कि इस नशे की तरफ, इसमें चरस की तरफ नौजवान इसमें शामिल हैं इस वक्त? ये तो हैं, पता नहीं काफ़ी सारे होंगे, बहुत बहुत होंगे, लेकिन हमारा भी इरादा है, हमारी दुआ है कि छोड़ ही दें। जी, जी, बिल्कुल, हमारी भी आपके लिए बहुत सी ऐसी दुआएँ कि आप लोग जो है ना इस नशे से लाज़मी तौर निकले, और इंशाल्लाह से आप अगर इस इदारे के अंदर आ गए हैं तो क्या फ़ील हो रहा है? अब आप इससे निकल जाएँगे? इदारा ठीक है और चर्च छोड़ने का भी इरादा है। अच्छा, राशिद साहब कोटली से ये एक है कि बाकी लोग तो यहाँ पर सिटी से ही थे, हाज़िर भाई सामने आए। तो सिटी से थे, लेकिन ये जो 2 इस वक्त जो पेशेंट हैं जिनमें से एक कोटली से और एक जो है ना भीमबर से हैं। तो अदारा छोटा सा है, लेकिन इतने बड़े रीजन के जो लोग हैं वहाँ से भी जो आ रहा है उनको भी डील कर रहा है। तो कोटली से आप चूँकि हमारे मेहमान भी हैं, तो आपको कितना टाइम हो चुका है इस नशे में? मैं 1 साल से था सर। तो आपकी क्या आप स्टूडेंट थे, कहीं जॉब नहीं, कर रहे मैं हैं? दुबई में था, यूएई में मार्केटिंग करता था, सेल अच्छा, में था। तो वहाँ पर ही आपने नशा किया है? नहीं, नहीं वहाँ नहीं किया। यहाँ आने के बाद फिर तो शुरू किया। कोटली में क्या है इसकी सूरत-ए-हाल, नशा अब तेज़ी से फैल रहा है? वहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ। किस तरह का नशा फैल रहा है इसमें? ये चरस है चरस, हेरोइन सब कुछ वहाँ मिला। और आप कौन सा नशा कर रहे थे? मैं पहले चरस, फिर 6-7 महीने हेरोइन यूज़ की। मतलब ये जब एक की तरफ आता है फिर दिल करता है कि कुछ और इसमें बढ़ता है एडवांस फिर किया इससे। जाए। जी, जी ऐसे ही। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल थी वहाँ पे मिलती कोटली है, में। आराम से मिल जाती है। तो आपका कैसे इरादा बना कि अब मुझे छोड़ना चाहिए इसे? मुझे बस दोस्त है एक मेरे मुख्तलिफ से, जो उन्होंने भेजा है, वो यहाँ से इलाज करवा के गए हैं। अच्छा, वो ठीक वैसे है? तो कोटली से बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, अच्छा, लेकिन लास्ट में जो 2-3 आए, उन्होंने फिर मुझे तो समझाया। वो मीन के वो ना ना बेहतर हैं बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं जी, यहाँ जी, से इलाज बिल्कुल। करवाने के हाँ, बाद। कारोबार कर रहे हैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अच्छी जितने तरह भी से। लोग हमें देख रहे हैं, आप उन्हें ये कह सकते हैं कि वो अगर इस इदारे से इलाज करवाते हैं तो वो उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। इंशाल्लाह ज़रूर, बेहतरीन तरीका है। तो आप अभी बेहतर फील कर रहे मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 4 माह हो गए थे छोड़े हुए, फिर मैं आया हूँ दोबारा तो वहाँ से। कोई पैगाम देना चाहें ना सिर्फ कोटली को बल्कि ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के जितने नौजवान पाकिस्तान से हमें देख जी, रहे जी। हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें? तबाही है सर, बुरी बर्बादी है, घर वालों की टेंशन, अपनी प्रॉब्लम का यही हल नहीं है, लेकिन यह है कि सर्वाइव करना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन हम लोग बस कुछ ऐसे अच्छा, एक ज़हन में चीज़ बना आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो नशा है इसकी इब्तिदा की क्यों जाती है? क्या मतलब रिलैक्स होने के लिए आप लोग करते हैं? आप लोग हाँ। टेंशन डिप्रेशन में फर्स्ट होते हैं? टाइम तो ऐसे ही लगता है कि ज़हनी सुकून हो रहा है, ये वो टेंशनें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन इसमें लेकिन थोड़े हकीकत अरसे के बाद पता चलता है कि ये तो बर्बादी हो रही है। ये धोखा था। धोखा था, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वक्ती तौर बच्चे पर ही। जितने अपने माँ बाप के साथ फ्रेंडली होंगे, अटैच होंगे, उतने ये प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और एक दफ़ा फिर से जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें हम प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहेंगे और उन्हें बता देंगे आज हम लोग रावलाकोट के अंदर मौजूद हैं, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर जो ड्रग्स एडिक्ट उनका जो है ना वो इलाज किया जाता है, उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जाता है। और रावलाकोट कम्युनिटी का यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम अपनी सोसाइटी को, क्योंकि इस वक्त तकरीबन पूरे कश्मीर तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, तो हम लोग क्यों ना उन लोगों तक ये जो मनशियात के सद्देबाब के लिए ये वाली आवाज़ लेकर आगे बढ़ें। इसके लिए आप लोगों ने हमारा साथ देना है। और थैंक यू सो मच मैम, आपने जो है ना जितने भी हमारे सवालात थे उनको आपने जो है ना एड्रेस किया। तो इसमें जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन तमाम लोगों को हम लोग बता दें कि मनशियात के सद्देबाब के लिए इस हवाले से कि हमने नौजवान नस्ल को कैसे बचाना है, रावलाकोट कम्युनिटी जो है ना एक बड़ी तफसील जो है कैंपेन लेकर तो वो सोसाइटी के अंदर आने वाली है। इसमें ये जो है इस कैंपेन इसकी आज इब्तिदा की है हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, जहाँ पर रावलाकोट के अंदर आपके अपने शहर के अंदर ये अदारा मौजूद है। एक तो वो लोग हैं ना जो आपको इस बुराई के अंदर इस ये जो आग है इसके अंदर आपको शामिल कर रहे हैं, और एक ये अदारा है जो कि आपको इस बुराई से, इस गंदगी से निकाल रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस अदारे को सपोर्ट किया जाए। हमारी बहुत सी दुआएँ भी हैं और गुड विशेज़ कि ये जो है ना ये एक्सटेंशन इसको लाजमी मिले ताकि जो है ना हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इसमें मज़ीद एडमिट हो सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।